नमस्कारम, मेरा नाम डॉक्टर रजत रावत है। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैंने एमबीबीएस, एमडी मेडिसिन और डीएम कार्डियोलॉजी किया है। साथ ही साथ मेरे पास फेलोशिप है इन कॉम्प्लेक्स कोरोनरी एंड स्ट्रक्चरल हार्ट इंटरवेंशंस। मैं आगरा हार्ट सेंटर एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ कि क्या होता है। जैसे किसी पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिजीज़ निकली या फिर लेफ्ट मेन प्लस ट्रिपल वेसल डिजीज़ निकली या फिर लेफ्ट मेन प्लस डबल वेसल डिजीज़ निकली या फिर उनको बाईपास सर्जरी के लिए एडवाइस किया गया है, तो ऐसे पेशेंट्स में मैं थोड़ी सी होप दे देता हूँ जो पुअर सर्जिकल कैंडिडेट्स हों, जिनको सर्जरी जिनके रिस्क बहुत ज़्यादा हों, या फिर जो पेशेंट्स बाईपास सर्जरी नहीं करवाना चाहते, तो उन पेशेंट्स में हम स्टेंट या फिर ड्रग इलूटिंग बलून या फिर स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स लाइक रोटाब्लेशन, ऑर्बिटल एथरेक्टमी, IVL, एंजियोस्कल्प, रेट्रोगेट कोरोनरी इंटरवेंशंस, ये सब कुछ करके, या CTO अगर हो तो फिर उनको खोल कर हम उनको बाईपास सर्जरी से बचा सकते हैं। ऐसे ही कुछ पेशेंट्स जिनका बाईपास सर्जरी हो चुकी हो और उनके दोबारा जो ग्राफ्ट होते हैं, जो बाईपास में ग्राफ्ट लगाए जाते हैं पैरों से या हाथ से निकाल के, कीना से निकाल कर, तो उनमें भी कभी कभार ब्लॉकेजेस आ जाता है। तो ऐसे ब्लॉकेजेस में भी हम कॉम्प्लेक्स कोरोनरी इंटरवेंशन करके उनको वापस चालू कर सकते हैं, या फिर जो नेटिव आर्टरी है उनको वापस से हम चालू कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारे बारे में। आगरा हार्ट सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ही। ये पिछले 1990 से ही कार्डियोलॉजी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इसका नाम रहा है। डॉक्टर CR रावत जी जो हैं, उन्होंने आगरा का पहला इको कैथ लैब TMT ये सब स्टार्ट किया था। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर यहाँ पर नियमित रूप से हो रहे हैं। CRTD, ICD, टावी ये हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं और जल्दी ही आई थिंक विद इन 1 और 2 मंथ्स यहाँ पर टावी प्रोग्राम भी स्टार्ट हो जाएगा। ICD, CRTD भी हम नियमित रूप से यहाँ पर कर रहे हैं। लीडलेस पेसमेकर्स हुए, डुअल चेंबर, सिंगल चेंबर, वो सब भी हो रहा है यहाँ पर। इवन रीनल डीनर्वेशन थेरेपी, वी आर दी ओनली सेंटर who's doing renal denervation थेरेपी फॉर पेशेंट्स विद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जो अपनी या तो दवाई बंद करवाना चाहते हैं या फिर पिल बर्डन जो है काफ़ी कम जो करवाना चाहते हैं, या फिर जिनका पोअरली कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है या फिर साथ में AF है पेशेंट को, या फिर हार्ट फेलियर है विद हाइपरटेंशन, तो उन पेशेंट्स में भी रीनल डीनर्वेशन थेरेपी काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाती है और उन पेशेंट्स को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, सिम्टोमेटिक भी और मोर्टेलिटी बेनिफिट भी। मेरा यहाँ पर आना इस वजह से है आज इस वीडियो के माध्यम से कि हम बात करेंगे कि जो युवा हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस मिल रहे हैं, और ये मैंने शायद पिछले साल भी ऐसी एक वीडियो डाली थी। तो हमको ये समझना पड़ेगा, अगर हम अपने में ब्लॉकेजेस जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं जिनको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, अगर उन कोरोनरी आर्टरीज़ में हम ब्लॉकेजेस प्रिवेंट करना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तो हमको 2 चीज़ें पे काम करना पड़ेगा। 2 चीज़ें क्या हैं? हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, हम उनको ठीक कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, नाम में ही समझ में आ रहा है कि भाई हम उसको ठीक नहीं कर सकते, वो तो वहीं पे रहेंगे। तो सबसे पहले जो मॉडिफाइबल, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है, पहले उसको कंट्रोल कर लीजिए या उसको ठीक कर लीजिए। तो क्या क्या चीज़ें आपके कंट्रोल में मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में? सबसे पहले स्मोकिंग करते हैं, बंद करिए। अल्कोहल लेते हैं, बंद करिए। अल्कोहल कोई मॉडरेशन में नहीं, कुछ नहीं। अल्कोहल इंडियंस के लिए, स्पेशली साउथ एशियंस के लिए जो है वो जहर के बराबर है, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नुकसान देगा। अगर आप टोबैको, पान मसाला या अरीका नट, वो क्या कहते हैं उसको, सुपारी, वो सब च्यू करते हैं, तो बंद करिए। ये कभी ना कभी आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तो ये तो आपके जो चीज़ें हैं, जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं जो आप कंज्यूम करते हैं।
कंज्यूम की बात आई तो जो ट्रांस फैटी एसिड हैं, जो डीप फ्राइड फूड हैं या फिर जो फ्राइड फूड भी हैं, तो उनको भी आपको कम करना है। उनको आपको कम से कम उनका सेवन करना है। पिज़्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, ये जो भी कार्बोहाइड्रेट जो लोडेड जो खाना है, तो उसको थोड़ा सा आप कम करें। जो रोटी है वो खुद ही खाएँ। पराठा, पकौड़ी, मंगोड़ी, कचौड़ी, पकौड़े, ये सब आपको कम करने हैं। तो ये सब आपका जो ट्रांस फैटी एसिड है उसको कम करें, और जो हेल्दी फैट है आप वो लें। हेल्दी फैट में एक लिमिटेड अमाउंट में सरसों का तेल अच्छा होता है खाना पकाने के लिए इंडियन परिवेश में। और अगर आप थोड़े से आपके पास पैसे ज़्यादा है तो फिर ऑलिव ऑयल इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। सब्जी पे ऊपर से तैरनी तेल क्या बोलते हैं, तैरता हुआ नहीं दिखना चाहिए। सिर्फ जितना एक सब्ज़ी छुकने के लिए तेल चाहिए, सिर्फ उतना तेल इस्तेमाल करें। उसके बाद तेल इस्तेमाल ना करें। ऊपर से घी मत डालें। रोटी खुर्री खाएं, ऊपर से चुपड़ना नहीं है कोई घी। बहुत सारे मेरे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो घी बंद करवा रहे हैं। तो मैं उनको बोलता हूँ, मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मैं घी बंद नहीं करवा रहा हूँ। बेसिकली क्या है, या तो आप अपनी लाइफस्टाइल पुराने जैसे लोगों की तरह करें कि भाई आपका जो वर्कआउट है, जो आपका एनर्जी कंजम्पशन है, जिस तरीके की लाइफस्टाइल है, हेवी लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, भाई आप सैर सपाटे पे निकले हुए हैं, भाई आपका रोज़ का चलना इतना ज़्यादा हो रहा है, आपका श्रम का काम इतना है, आप लीजिए घी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो रहन सहन है वो चेंज हो चुका है, पर हम चल रहे हैं वो पुराने तरीके से। पुराना तरीका पुराने लाइफस्टाइल के लिए ठीक था। अब हम क्या है, हम बैठे हुए हैं। आधे टाइम हम या तो कंप्यूटर स्क्रीन के होते हैं, या फिर जो भी हमारा थोड़ा बहुत चलना है वो भाई काम के उस पर चलना होता है। ज़्यादा हमारा कोई खास चलना होता नहीं है। तो उसमें आप एनर्जी डेंस जो चीज़ें हैं वो खाएंगे तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो फैट के तौर पे आपको कहीं ना कहीं स्टोर होगी। भाई लिवर में स्टोर हुई तो फैटी लिवर बन गया, आपके हार्ट में स्टोर हुई तो भाई ब्लॉकेजेस बन गए कोरोनरी आर्टरी में। ऐसे ही भाई पैंक्रियाज में डायबिटीज़ बन जाती है लोगों को। बहुत सारे लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रखा है। बहुत सारी कहने का मतलब परेशानियां हैं। सो आपके जो लाइफस्टाइल है आप उसके अकॉर्डिंग खाना खाइए। कुछ चीज़ें हैं जो हमको कंट्रोल करनी है, जैसे मैंने आपको बताया स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, तो उसमें खाना भी आ जाता है। एक और मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स है वो है स्ट्रेस एंड स्लीप। तो कोशिश करें 7 से 8 घंटे की अनइंटरप्टेड आप स्लीप लें। कोशिश करें अपना जो स्ट्रेस लेवल है वो कम से कम रखें। ठीक है, स्ट्रेस लेवल का क्या है कि भाई चाहे एक छोटी सी बात हो चाहे एक बड़ी सी बात हो, आपको स्ट्रेस तो उतना ही होगा। तो स्ट्रेस लो तो बड़ी बात का लो, छोटी छोटी बातों का स्ट्रेस मत लो, पहली बात तो। और बड़ी बात का भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत क्या है जब आपके हाथ में ही कुछ नहीं है। तो सब ऊपर वाले को छोड़िए और स्ट्रेस लेना बंद करिए। स्ट्रेस लेके कभी कुछ नहीं होता है। आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उस पर एक्शन लीजिए, सिंपल सी बात है। एक्शन कैसे, भाई अपना लाइफस्टाइल ठीक करें। आपके जो पैरामीटर्स हैं वो ख़राब हैं, जो अभी हम बात करेंगे उसको ठीक करें आप। तो वो तो एक्शन हुआ, तब तो स्ट्रेस का कोई फ़ायदा भी है, वरना बेफालतू में कोई स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं होता है। साथ ही साथ जब मैं अनइंटरप्टेड स्लीप की बात करता हूँ तो उसमें ये भी आता है कि अगर आपको स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, आप ओवरवेट हैं, आपको बीच बीच में खर्राटे आते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं, स्नोरिंग इंग्लिश में जो कहते हैं, तो ये भी जो बड़ा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। छोटा मोटा रिस्क फैक्टर नहीं है हार्ट डिजीज़ का, क्योंकि ये क्या करता है, आपकी स्लीप पूरा होने नहीं देता है। डे टाइम आपको नींद आती है, दिन में नींद आती है, रात को आपका क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है स्नोरिंग की वजह से, बस आपको पता नहीं चल रहा है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, उसी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है। तो स्नोरिंग की प्रॉब्लम है तो भी आप कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें। कार्डियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करेगा कि भाई ब्लॉकेज, ये नेज़ल ब्लॉकेज की वजह से या फिर फैट की वजह से या फिर कुछ और प्रॉब्लम है
उसकी वजह से है, एक स्लीप स्टडी करवाई जाएगी आपकी। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये भी हार्ट डिजीज़ करती हैं। तो इन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करें और उसको ठीक करें। अब आ जाते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स पे। मैं अपनी कुर्सी ठीक कर रहा हूँ। तो जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें जेनेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो जेनेटिक्स कहने का मतलब है, अगर आपके माताजी, पिताजी या आपके दादा दादी या ऐसे लोगों को या आपके भाई बहनों को कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इट इज़ वेरी लाइकली कि आपके में भी हो सकती है वो। सो देयर इज़ सम परसेंटेज ऑफ चांस डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिलेशन दैट यू हैव विद द सेड पर्सन। तो कहने का मतलब है, अगर आपके परिवार में किसी को फैमिली हिस्ट्री रही है, स्पेशली अगर फादर की हार्ट डिजीज़ रही हो या मदर को हार्ट डिजीज़ रही हो या हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, लिपिड प्रोफाइल ख़राब होने की हिस्ट्री है, तो फिर आपको भी हो सकती है। तो यू विल बी एट अ हाई रिस्क। अब जेनेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, सिवाय आपके जो मैं पैरामीटर्स अभी बताऊँगा उनको ठीक रखने के। बहुत सारे लोगों को, जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है और जिनका सामने सामने ब्लॉकेज दिखता है, 20-25 रिलेटिवली यंग पेशेंट्स दैट डू नॉट हैव एनी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, लाइक वो स्मोक नहीं कर रहे हैं, अल्कोहल नहीं ले रहे, ये सब नहीं हो रहे, फिर भी उनको हार्ट अटैक पड़ रहा है। तो उनको बहुत सारी जेनेटिक्स प्रॉब्लम होती है। बस आइडेंटिफाई उस टाइम हुई है जब हमारे पास इंडेक्स इवेंट आया है एज अ हार्ट अटैक, जैसे हाइपर होमोसिस्टिनीमिया, हाइपर यूरिसीमिया, फैमिलियल हाइपर कोलेस्टेरोलीमिया, या फिर फैक्टर 5 लेडन उनका म्यूटेशन हो रखा है, लूपस एंटीकोगुलेंट डिफेक्टिव है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जेनेटिक्स डिटरमाइन करती है। तो उन चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है टू अ सर्टेन एक्सटेंट, पर उनका जो रिस्क है वो लाइफ लॉन्ग रहता है। भाई जब जेनेटिक्स है तो लाइफ लॉन्ग रहेगा। तो ये मॉडिफाइबल नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में आ जाता है। तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भाई आप कहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक कर सकते हैं। दूसरी, आप अपने जेनेटिक्स प्रोफाइल जो है वो भी उसके हिसाब से करें। और ये आप मत करें, आप एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट के पास आएँ जिनके पास आपके लिए समय हो, आपसे बात कर सकें, आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए एंड यू उस हिसाब से फिर प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन एक दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है। प्रिवेंशन का मतलब होता है प्रिवेंशन टेक्स टाइम, और टाइम आपको भी देना होगा और डॉक्टर को भी देना होगा, साफ सी बात है। तभी तो कोई मेडिसिन का मतलब है, अन्यथा हमारा जो मेडिसिन ब्रांच है या कार्डियोलॉजी ब्रांच है उसका कोई मतलब नहीं है। द एम इज़ टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ डिजीज़। ट्रीट तो कर ही लेंगे, बड़ी बात तो प्रिवेंशन है ना, तो प्रिवेंट करो। एनीवेज, तो हर आदमी को, हर फीमेल को, हर मेल को कुछ चीज़ें हैं वो करवानी चाहिए अपनी। क्या करवानी चाहिए? जैसे ही 18 साल की उम्र हो, लिपिड प्रोफाइल करवाओ। एक 18 साल की उम्र पे लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए, दूसरी 40 साल की उम्र पे लिपिड प्रोफाइल होनी चाहिए। अब पूरी लिपिड प्रोफाइल करवाएं, ये नहीं कि सिर्फ टोटल कोलेस्ट्रॉल लेके छोड़ दिया। टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, LDL, VLDL, HDL, LDL HDL रेशो, ये आपके होना ही चाहिए। अगर आपके कार्डियोलॉजिस्ट बोले तो भाई लाइपोप्रोटीन A भी करवाना की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके कुछ ऐसा उनको आइडेंटिफाई हो। LDL का गोल हमारा <75 है ही, अगर आपको कोई हार्ट डिजीज़ नोन नहीं है तो। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो भैया <55, और बल्कि मैं तो कहूँगा <40 और एज लो एज पॉसिबल। टोटल कोलेस्ट्रॉल <150 होना चाहिए एंड ट्राइग्लिसराइड <150 होना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड से हम थोड़ा अगर कम कर सकते हैं तो कम करेंगे, वरना दवाइयाँ वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से 10 to 15% की कमी में अगर आपका 150 के अंदर आ जाता है तो ठीक है। LDL जो है, जो साइड की रेफरेंस वैल्यू है, हम नहीं मानते। मैंने आपको बता दिया कि रेफरेंस वैल्यू क्या है। अब सुनिए, दूसरा पहला आपको लिपिड प्रोफाइल बताया, दूसरा आपको हमने शुगर बताया। रैंडम ब्लड शुगर HbA1c आपका टेस्ट होना चाहिए। बड़े साइलेंट टाइप की चीज़ें हैं ये, जब तक टेस्ट नहीं करवाएंगे आधे टाइम लोगों को पता ही नहीं पड़ता अरे हमें शुगर थी। तो अगर निकल के आती है तो कंट्रोल करो। ऐसे ही BP, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, BP नापिए।
हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तुरंत करेक्ट करवाइए। ड्यूरेशन ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़, शुगर। चौथा, साथ ही साथ आपको क्रिएटिनिन की एक वैल्यू करवानी है, अपना वजन करवाना है। आप ओवरवेट तो नहीं है ना? तो ये कुछ 4-5 टेस्ट हैं। अब करंट स्टेटस अगर आपका ऐसा है कि भाई हमें कभी छाती में दर्द हुआ या हमको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है या कभी कभार बीच बीच में घबराहट हो जाती है, तो आपका कुछ टेस्ट और होने चाहिए जिनमें एक ECG होता है, उसको एक कार्डियोलॉजिस्ट से ही इंटरप्रेट करवाइए भाई। दूसरा आपका ईको होता है, तो ECG इज एन रिकॉर्ड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड ईको इज अ स्ट्रक्चरल हार्ट का। इन दोनों टेस्टों में आपके ब्लॉकेजेस नहीं पता चलेंगे। तो ब्लॉकेज पता करने का तरीका कौन सा है? तो ब्लॉकेज पता करने का तरीका दो ही हैं, एक तो इन्वेजिव कोरोनरी एंजियोग्राफी, दूसरा सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। बट जब तक आपको सिम्टम्स नहीं हो, दोनों में से कोई भी टेस्ट नहीं करवाना चाहिए। अभी हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। अगर डॉक्टर को लगता है कि भाई आप एट रिस्क ऑफ ब्लॉकेजेस हैं, तो और आपको हाल फिलहाल में कोई चेस्ट पेन नहीं हुआ है या एंजाइना जिसको कहते हैं वो नहीं हुआ है 5-7 दिन के अंदर, तो फिर दे माइट आस्क यू टू गो फॉर अ TMT टेस्ट, जिसमें आपको चलवा के आपका ECG रिकॉर्ड निकाला जाता है। उसको पता चलता है कि भाई आपको कितनी संभावना है भाई ब्लॉकेज या हार्ट अटैक आने की। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। तो आई थिंक ये सब आप करवाएं और एक कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें या फिर डायरेक्ट कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें और वो ये सब करवाएं, है ना? बट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। एक बार डिजीज़ बन गई उसके बाद तो देखिए ये होता है कि हम उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार हम सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभार हम अनसक्सेसफुल होते हैं, पर मज़ेदारी तभी आएगी जब प्रॉब्लम ही ना हो, बनी ना। आदमी 70, 75, 80, 90 साल का हो गया भाई, तब बनी नहीं प्रॉब्लम में, कम से कम हार्ट की नहीं बनी। तो 60, 65, 70 साल की तैयारी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल की उम्र पे होती है। आप जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए, मेरी यही कामना है। मेरा नाम डॉक्टर अजय रावत है, मैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और सीधी बात करता हूँ। धन्यवाद।